तो हम आते हैं सीधे, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है अपने विषय पर। और आज जिस विषय पर बात करनी है वो है दलित साहित्य और राष्ट्रीयता। ये एक राष्ट्रीयता को लेकर के कई तरह की अवधारणाएं हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले ये देखिए राष्ट्रीयता हम किस रूप में समझते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, राष्ट्रीयता एक भावना है जो हमको राष्ट्र के साथ जोड़ती है, और वो जोड़ती इस रूप में है कि वो हमें राष्ट्र के प्रति अपनापन, राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण और त्याग, ये सब करना सिखाती है और उसके लिए प्रेरित करती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये इस तरह की भावना होती है तो इसको हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति हम लोग कहते हैं, या ऐसी विचारधाराओं को भी राष्ट्रवादी विचारधारा कहा जाता है। कि राष्ट्रवादी विचारधारा है कि जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचना, राष्ट्र की प्रगति के बारे में सोचना, अपने आप को राष्ट्र का हिस्सा समझना, उसके साथ जुड़ा महसूस करना। ये जो जुड़ाव होता है, ये भावना का विकास होता है तब जब राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच हम की भावना होती है। वो सब आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, और वो जैसा हमारा भारत के संविधान में भी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो उसकी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में पहला ही शब्द है कि हम भारत के लोग। देखिए, जब हम सब एकता का अनुभव करते हैं, हम की भावना पैदा हो जाती है, तब वहाँ से वो राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। और ये ही एक चीज़ होती है। तो ये जो हम की भावना है, ये हम की भावना तब विकसित होती है जब सभी नागरिकों के बीच में समानता होती है, प्रेम होता है, सद्भाव होता है, सौहार्द होता है। तो जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ उनके बीच एक अपनापन, एक प्यार और एक हम की भावना होती है, वी फीलिंग की। हम भारत के लोग हम हैं। इसलिए राष्ट्र की अवधारणा के लिए, राष्ट्र की राष्ट्रीयता के विकास के लिए जरूरी होता है समाज का निर्माण। राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए जो आधार काम करता है कि जब तक हम समाज नहीं बनते, हम राष्ट्र नहीं बन सकते। स्वाधीनता से पहले हम राष्ट्र नहीं थे, हम एक देश थे और देश की अपनी एक वो होती है, सीमाएं होती हैं। राष्ट्र की अपनी एक सीमा होती है, दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। कि राष्ट्र की अपनी सॉवरेंटी होती है, देश की अपनी इस तरह का नहीं होता है। तो हम भारत देश के रहने वाले लोग थे, लेकिन हम राष्ट्र नहीं बने थे, क्योंकि राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता होना जरूरी है। हम स्वतंत्र नहीं थे, आज हम स्वतंत्र भी हैं। तो जब हम राष्ट्रीयता के साथ जब स्वतंत्रता जुड़ता है, तो उसमें ये होता है कि राष्ट्र केवल एक देश के रूप में ही वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जो राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक है वो भी वैसा अनुभव करता है, वो भी समानता का अनुभव करता है, स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये उसके लिए ये उसके वही जुड़ाव का आधार बनती है। दूसरी एक चीज़ होती है राष्ट्रीयता में कि न केवल हम की भावना कि हम, बल्कि हमारा, ये भी एक राष्ट्रीयता में काम करता है कि जो राष्ट्र है ये हमारा है, राष्ट्र की संपदा ये हमारी है। तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध भी इसमें होता है शामिल, दायित्व भी होता है और इसमें अधिकार भी होते हैं। दोनों चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं जब राष्ट्रीयता का आता है। तो उसमें तो जो राष्ट्र की चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो संसाधन है, तो उसका उपभोग हम करें। मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं
इसको मैं अपना उसके स्वाधीनता को, उन्होंने स्वाधीनता के बारे में कहा था, कि स्वाधीनता की बात चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने स्वाधीनता के बारे में एक टिप्पणी की गांधी जी ने, और उन्होंने कहा था कि मैं स्वाधीनता इसलिए चाहता हूँ मैं अपने देश की, क्योंकि जो देश के संसाधन हैं उनका उपयोग मानव के लिए, मानव के कल्याण के लिए हो सके। जब हम गांधी जी की इस अवधारणा के संदर्भ में देखते हैं तो लगता है कि जो नागरिकता का जो है, जो राष्ट्र के लिए नागरिक जो होता है, कि उस नागरिक को मनुष्य होना चाहिए, उसको मानवीय होना चाहिए, और जो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो मानवीयता पर आधारित और मानवीयता पर विकसित होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन का वो पूरा जो संघर्ष, वो पूरा दौर, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में वो समाज को मानवीय बनाने का और ये उन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं थी, और उसी के आधार पर राष्ट्रीयता का विकास की, हम राष्ट्रीयता के निर्माण की वो कामना और वो सब चीज़ें चल रही थी। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता को लेकर के जब इन चीज़ों के साथ जब हम दूसरे ढंग से भी हम देखते हैं, तो आज हम राष्ट्रीयता को लेकर के तीन तरह की राष्ट्रीयताएं हमारे सामने, तीन रूप उसके दिखाई देते हैं। एक देखते हैं हम सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, एक देखते हैं हम जातीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, और तीसरा राज्य राष्ट्रवाद, यानी कि हम जो कहते हैं हम कम्युनल नेशनलिज्म है, या हमारा कास्ट नेशनलिज्म है, या हमारा स्टेट नेशनलिज्म है। अब अपने अपने तरीके से कोई अपने आप को ना तो सांप्रदायिक कहता है, ना कोई अपने आप को जातीय कहता है, उसका पोषक कहता है। हर विचारधारा, हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है और अपने आप को राष्ट्रवादी वो घोषित करता है। हर विचारधारा अपने आप को करती है, लेकिन सबके अपने अपने राष्ट्रीयताओं की अपने अपने सबकी परिभाषाएं हैं। लेकिन अब देखना यह है कि दलित साहित्य के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि दलित साहित्य किस तरह की राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को स्वीकार करता है, या साहित्य में वो किस रूप में वो उभर के सामने आती है। जब हम इसको सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं तो वो बिल्कुल सामने है कि वो एक सांप्रदायिक नज़रिए से, कि जो संप्रदाय सशक्त होता है वो अपने आप का अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है, और वो राष्ट्रीयता को उसी रूप में देखना चाहता है। वो उसी रूप में एक राष्ट्र, उनकी जो अवधारणाएं हैं वो उसका जो उसका विचारधारा है उसके आधार पर विकसित हो, उसके आधार पर चले, और वो उनका अपना वर्चस्व बना रहे उस संप्रदायों का। तो ये होता है, जैसे हमारे यहाँ भी ये हो रहा है, जैसे कि अब संविधान में शब्द है भारत, जो आर्टिकल 1.1 में है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया शब्द है, अंग्रेजी में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, या तो भारत होता, तो ये शब्द है। लेकिन हमारे यहाँ भारत ना कह करके हिंदुस्तान कहने पर जोर है, और इसीलिए जय भारत ना कह करके जय हिंद कहने पर जोर है। तो जब ये जय भारत और हिंदुस्तान जब बोला जाता है तो ये वो राज्य राष्ट्रवाद राष्ट्र नहीं रह पाता, वो राष्ट्रीयता नहीं रहती, बल्कि ये एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। ये जैसे कि एक बिल्कुल जैसे कि एक हिंदू राष्ट्रवाद जैसे हम उसे बनाना चाह रहे हैं, ये उस तरह का। और उसमें तो लेकिन दूसरा एक और राष्ट्रीयता, जो हम जातीय राष्ट्रीयता की बात करते हैं, कास्ट नेशनलिज्म की, तो उसमें हर व्यक्ति अपने आप को गर्व से कहता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं अपनी आप राष्ट्रीयता प्रदर्शित करता है, और लेकिन वो गर्व से अपनी जाति की पहचान को भी सबसे पहले रखता है। वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण बाद में, मैं पहले ब्राह्मण हूँ, बाद में भारतीय हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन क्षत्रिय हूँ। यानी कि वो राष्ट्रीयता के अपने साथ में केवल राष्ट्र का नागरिक अपने आप को नहीं मानता, केवल मनुष्य अपने आप को नहीं मानता, वो मनुष्य होने से पहले अपने आप को एक जाति मानता है, या वर्ण मानता है, या संप्रदाय मानता है। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं, ये राष्ट्रीयता के विकास में ये कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट को, राष्ट्रीयता को ये गड़बड़ करती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो राष्ट्रीयता का मुद्दा है वो है राज्य राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र को एक राज्य के रूप में ही देखना, सब चीज़ें उसके ही। तो इसलिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे वो कहते थे कि उन्होंने कहा था कि मैं पहले भारतीय हूँ,
मध्य में भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। ये राष्ट्र राज्यवाद की ये अवधारणा है कि जिसमें अपने आप की कोई जाति की पहचान नहीं, कोई वर्ण की पहचान नहीं, कोई संप्रदाय की पहचान नहीं, कोई भाषा की पहचान नहीं, कोई क्षेत्र की पहचान नहीं, एक राष्ट्र की पहचान कि मैं भारतीय हूँ। ये जो सबसे बड़ी पहचान होती है, मैं समझता हूँ कि ये, और जब ये पहचान तब होती है और जब तक हम उन पहचानों के साथ जुड़े रहते हैं तब तक हम उन अवधारणा को, चाहे संप्रदाय की अवधारणा, संप्रदायवाद हो चाहे जातिवाद हो, हम उन सबको कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं, उनका पोषण कर रहे होते हैं, उनका समर्थन कर रहे होते हैं। जब तक हम उन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं तब तक हम एक समाज नहीं बन पाते, क्योंकि हम एक समता के धरातल पर वो एकता का अनुभव नहीं करते, समाज विभाजित रहता है। अब भले ही हम अपने आप को हम कहते रहें कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात को, अवधारणा को मानते हैं, पूरी दुनिया को हम एक मानते हैं, और आज तो पूरी दुनिया इस बात को, ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया, हमारी अवधारणा को मान लिया है कि पूरी दुनिया हम कि वो एक ही है और हम सब एक हैं। लेकिन अंदर हम कितने बटे हुए हैं, अंदर हम कितने विभाजित हैं, हम वर्णों में, जातियों में, उपजातियों में, गोत्रों में कितने विभाजित कहाँ हैं, वो सच्चाइयाँ हम सब जानते हैं। तो ये जो राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति अपनापन, राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये दलित साहित्य में सर्वत्र सब जगह मिलता है, सब जगह मिलेगा। N.R. सागर की एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ भारत की पावन भूमि पर, लेकिन माटी की गंध मुझे अनजानी लगती है। अब देखिए, वो भारत से प्यार कर रहा है दलित कवि, भारत की भूमि को पुण्य भूमि कह रहा है कि मेरा जन्म हुआ भारत की पावन भूमि पर, भारत की भूमि को पावन भूमि मान रहा है। एक अपना प्रेम उसके मन में है भारत के प्रति, उस भूमि के प्रति। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो समाज है, वो समाज और वो जिस तरह का भेदभाव करता है, जिस तरह का एक घृणास्पद और अपमानजनक व्यवहार करता है, जिस तरह से वो अलग थलग करके रखता है, उसके कारण उसे इस मिट्टी की गंध से अपनेपन की खुशबू नहीं आती। ये उस राष्ट्रीयता पर, जो राष्ट्रीयता की अवधारणा है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दलित कवि की ये कविता, लेकिन दलित कविता अपने आप में, दलित कवि वो इसको ये अपने आप को प्रदर्शित कर रही है कि जो दलित कविता है कि वो राष्ट्र के प्रति कितना अपनापन रखती है और कितना राष्ट्र को किस रूप में वो देखती है। तो जब जब राष्ट्रीयता की अवधारणा में जब जब ये जाति या संप्रदाय के खात्मे की बात जब तक नहीं होती, जब तक इनको प्रश्रय मिलता है, इनको जीवित रखा जाता है, चाहे इनको समर्थन किया जाता है या इनका पोषण किया जाता है या इन पर मौन रहा जाता है, मौन भी अपने आप में समर्थन होता है। बहुत से लोग मौन रहते हैं जब कोई जातीय घटनाएं होती हैं, उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, अखबारों में आता है, टीवी पर आता है, तो मौन साध जाते हैं। तो ये मौन एक तरह का ये उनका समर्थन कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी घटनाओं के बारे में वो खूब बोल रहे होते हैं, इनके बारे में मौन होता है। तो ये जब जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ये जो राष्ट्रीयता बनती है वो एक खंडित राष्ट्रीयता होती है। वो राष्ट्रीयता कभी भी विखंडित हो सकती है। वो राष्ट्रीयता, तो हमें चाहिए, राष्ट्रीयता का मतलब होता है एक अखंडित राष्ट्रीयता जिसमें विभाजन नहीं होता। राष्ट्रीयता विभाजन के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ती। वो अपने राष्ट्र के सभी नागरिकों में वो सभी एकजुट, वो एक साथ, एक समान, वो हम के साथ जुड़े हुए देखना चाहती है। लेकिन जहाँ जहाँ ये जब जुड़ाव नहीं होता, जाति के कारण या वर्ण के कारण या दूसरे इनके कारण, तो वहाँ ये राष्ट्रीयता खंडित। तो ये जो राष्ट्रीयता खंडित होती है, तो इसको कैसे बनाए रखा जाए, इस कैसे जो खंडित राष्ट्रीयता है उसको कैसे हम एक अखंडित राष्ट्रीयता के रूप में परिवर्तित करें, ये एक चिंता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो इसकी अवधारणा में जो और भी बहुत सारे जाति के साथ, क्योंकि बहुत सारे धर्म भी जुड़ा हुआ, धर्म की अवधारणाएं भी हैं, संस्कृति के भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो जो तत्व हैं उन सब की पहचान साहित्य करता है। और साहित्यकार को ये दायित्व भी होता है कि वो समाज को, संस्कृति को, इतिहास को, परंपराओं को
वो ना केवल अवलोकन करता है, देखता है, बल्कि उन पर जहाँ जहाँ उसे कुछ अमानवीयताएं दिखाई देती हैं, जहाँ जहाँ कुछ विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, वहाँ वहाँ उन पर वो टिप्पणी करता है, चोट करता है, प्रहार भी करता है। कहीं समझाने के लहजे में करता है और कहीं वो आक्रामक लहजे में, वो फटकार के लहजे में करता है। कहीं रविदास की भाषा में वो शालीनता के भाषा में वो समझाने की कोशिश करते हैं, तो कोई कबीर की तरह वो फटकार लगा करके भी करता है। तो वो जो इस तरह का जब साहित्य आता है और वो जिस तरह का जो नागरिक समाज का निर्माण करता है, वो नागरिक समाज का निर्माण फिर वही एक राष्ट्रीयता का निर्माण करता है, वो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये जो अब हमारे यहाँ जो समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा, ये दलित साहित्य की चिंता है। वो देख रहे हैं तो कैसे हो और क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सारे सवाल और इन सबसे जूझते हुए आपको दलित साहित्य दिखाई देगा। सीबी भारती की एक कविता है, वो कहते हैं इसमें कि आदमी आदमी नहीं होता है, आदमी ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ जब व्यक्ति एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होता है, कहते हैं कि मनुष्य के रूप में पैदा होता है, लेकिन भारतीय समाज में विशेष रूप से हमारे यहाँ हिंदू समाज में कोई बच्चा मनुष्य पैदा नहीं होता, वो किसी ना किसी वर्ण और जाति के साथ पैदा होता है। वो या तो ब्राह्मण पैदा होता है, क्षत्रिय पैदा होता है, वैश्य या शूद्र या अंत्यज कुछ भी पैदा होता है, वो मनुष्य पैदा नहीं होता। तो आदमी आदमी नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, क्योंकि जन्म लेते ही आदमी बंट जाता है वर्णों में, जातियों में, और भी न जाने कितने खांचों में। ओढ़ लेता है निष्ठाएं, प्रतिबद्धताएं, संकीर्णताएं, और फिर आदमी आदमी नहीं होता। नहीं होती उसमें आदमियत, जन्म लेती है उसमें नफरत, घृणा, आशंका आदमी के प्रति, और फिर आदमी राष्ट्र नहीं होता। नहीं होता उसमें भाईचारा, सौहार्द, एकता, अपनापन, प्रेम, समता, और फिर आदमी हो जाता है केवल जाति और वर्ण। ये कविता अपने आप में पूरे भारतीय सामाजिक परिदृश्य को एकदम अभिव्यक्त कर रही है, और बहुत बेबाकी के साथ में, कि व्यक्ति यदि मनुष्य के रूप में पैदा होगा कोई बच्चा, तो उसके अंदर, और हम उसे विभाजित नहीं करेंगे, किसी खांचों में नहीं बांटेंगे, तो फिर उसका जो विकास होगा, उसके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होगा और वो राष्ट्रीयता के विकास में वो सहायक हो जाएगा। लेकिन हम खांचों में बंटते, पैदा होते वो खांचों में बंटता है, वो मनुष्य नहीं रह पाता, और फिर वो खांचों के साथ में उसकी जो प्रतिबद्धताएं होती हैं, अपनी जातियों की प्रतिबद्धता, अपने वर्णों की प्रतिबद्धता, अपने वर्गों की प्रतिबद्धता, और उसकी वही जो संकीर्णताएं हैं, वही जो आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, जो कुछ भी हैं, वो उन्हीं के साथ वो जिस तरह का बंध जाता है, ऐसे उसका मानस विकसित होता चला जाता है। और फिर उसके अंदर वो एक दूसरे से घृणा करना, नफरत करना, व्यापार करना, और ये सब चीज़ें, प्रेम गायब हो जाता है, सौहार्द, भाईचारा सब गायब हो जाता है, जो कि राष्ट्रीयता के आधार होते हैं, जो मूल तत्व होते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये जो जातीयता है, ये जो जातीयता का जो विभाजन है, जातीयता की पहचान है, ये राष्ट्रीयता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और दलित साहित्य इस बाधा को बहुत गहराई से पहचानता है, और इसलिए दलित कवियों ने, कथाकारों ने, नाटककारों ने, सब ने, आत्मकथाकारों ने, हर रचना ने विभिन्न विधाओं में जो जो कुछ लिख रहे हैं, उन सब ने इस पर कड़ा प्रहार किया है। राष्ट्रीयता को हम और दो तरह से देख सकते हैं, जैसे कि एक हम कह सकते हैं कि संकीर्ण राष्ट्रीयता, और एक कह सकते हैं उदार राष्ट्रीयता। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारी जो सांप्रदायिक राष्ट्रीयता है या जातीय राष्ट्रीयता है, ये संकीर्ण राष्ट्रीयता है, इसमें खुलापन नहीं है, ये अपने खेमे में, ये अपने तरह से बांधती है, और उससे इसलिए इसमें चूँकि संकीर्णता है तो ये उदार नहीं हो सकती। लेकिन जो उदार राष्ट्रीयता है, उदार राष्ट्रीयता यदि कोई होती है तो उदार राष्ट्रीयता वही हो सकती है जो राज्य राष्ट्रवादी से हम कह रहे हैं, जहाँ वो मनुष्यता जिसमें रहती है, समाहित रहती है, वही उसमें वो रह सकता है। तो इसमें
तो राष्ट्रीयता के, अब चूंकि हम एक संवैधानिक एक राष्ट्र गणराज्य हैं और एक संवैधानिक राष्ट्र हैं, तो हम संविधान द्वारा संचालित है भारतीय समाज। और संविधान में जो उसके जो मूल तत्व संविधान के हैं, हमारे जो राष्ट्रीयता के हमारे मूल तत्व भी हैं, जो संविधान के भी हैं, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये इन पर हमारा राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता इनके ऊपर टिकी हुई है। अब ये जितने मजबूत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी, और जितने ये कमज़ोर होंगे उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है वो उतनी ही कमज़ोर होगी। तो इस चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ में दलित साहित्य समझता है। और इस रूप में इनको जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र को, और हम तो लोकतंत्र कैसा, लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, जैसा मैंने कहा सामाजिक लोकतंत्र। जब समाज में लोकतंत्र होगा, समाज में स्वतंत्रता होगी, सब समानता होगी, भ्रातृत्व होगा, सद्भाव होगा, सौहार्द होगा, सह अस्तित्व होगा, तो तब लोकतंत्र विकसित होगा। और सामाजिक लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, राजनीतिक लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा, और हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी ही सशक्त होगी। तो ये जो सशक्त बनाने वाली चीज़ें हैं उनको हम कैसे मजबूत करें, और जो राष्ट्रीयता को खंडित करने वाली चीज़ें हैं, कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, उन सबको हम किस तरह से हम उनको नकारें या उनका हम प्रतिकार करें। भारत, हम सब लोग जानते हैं, भारत गाँवों का देश है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी अवधारणाएं, जो भी विचार, जो भी संस्कृति जो विकसित होगी उसका आधार गांव होगा। तो गांवों की जो हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति हमारे यहाँ राष्ट्रीयता का आधार संस्कृति भी है, लोकतंत्र का आधार संस्कृति भी है। तो जो संस्कृति है हमारी, जो गाँव उसका आधार है। और गांव में क्या है, गांव में दो चीज़ें हैं, एक गांव में जमींदारी प्रथा है और जाति प्रथा है, ये दो चीज़ें हैं। और इन दोनों के चलते गांव में लोकतंत्र नहीं पनप पा रहा है। गांव बटा हुआ है, गांव में शोषण है, दमन है, भेदभाव है, छुआछूत है, सब कुछ है, केवल इन दो चीज़ों के कारण है, जमींदारी प्रथा के कारण और जाति प्रथा के कारण। इन्हीं को हम कहें, जमींदारी प्रथा को ही हम सामंतवाद कह सकते हैं, और जो हमारी जाति प्रथा है इसी को ही हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसी को ही ब्राह्मणवाद कह सकते हैं, या इसी को वर्णवाद कह सकते हैं, या इसी को मनुवाद भी कहा जा सकता है। यही सब चीज़ें। तो मैं मुख्य रूप से जमींदारी प्रथा और जाति प्रथा, ये दो चीज़ हैं। और इसीलिए चूँकि इनके कारण ही जो दलित समाज है, दलित वर्ग है, वो इन दोनों की ही चक्की में बराबर पिस रहा है। जाति जो की प्रथा के भी और जमींदारी प्रथा के भी, दोनों के बीच में सामंतवाद और ये जो ब्राह्मणवाद है, इन दोनों के बीच में पिस रहा है। और इसलिए वो इतना ज़्यादा पिस रहा है कि इसी को देखते हुए ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारत के गांव हैं ये दलितों के शोषण के कारखाने हैं। ये अब एक तरफ हमारे यहाँ साहित्यकार जो हमारे देखते रहे हैं वो गाँव की एक सुंदर छवि देखते रहे हैं, गाँव का मनोरम दृश्य देखते रहे हैं, गाँव के हरे भरे खेत, वहाँ के सरसों के फूल हैं, या लहलहाती गेहूँ की बालियाँ हैं, धान के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, वो उनको आकृष्ट करते हैं। वहाँ की ताज़ी हवा है, वहाँ के पेड़ हैं, जंगल हैं, इतना सुंदर है ना। वहाँ के गांव का जो लोक साहित्य है वो उन्हें बड़ा आकर्षित करता है। वहाँ के लोगों की सादगी सब आकर्षित, जो बैलों के गले में बजने वाली घंटियाँ, वो संगीत कैसा कैसा वो देती हैं, सुख देती हैं। वहाँ का शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, मक्खन, अपना हमारा दूध और छाछ और जो सब चीज़ें वहाँ का साथ, तो इस सब का बहुत गुणगान हमारे यहाँ होता रहा है। इसलिए हमारे यहाँ लोगों ने उसको गांव के बारे में कहा कि आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है, कितना सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की तरह हमारे गांव ऐसे होते हैं, है ना। और वहाँ पे वहाँ पे जो गांव में जो किसान हैं, जो उसके लिए बड़ी सुंदर कविताएं लिखी गई हैं, ग्राम देवता नमस्कार करके उसका नमस्कार किया, गाँव को देवता कहा गया। लेकिन उसी गाँवों में जो दलित लोगों के साथ में क्या हो रहा है उसको नहीं देखा साहित्य ने, उसको नहीं देख रहा। तो ये इस पर ये आ रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने जब आधुनिक भारत की प्रवृत्तियाँ जो लिखा था किताब, तो उसमें उन्होंने इसका थोड़ा सा हिस्सा आगे बढ़ के उस पर टिप्पणी की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो प्रगतिशील कवि है वो गांव के बाहर ही खेतों का चक्कर लगाकर नहीं लौट आता, जैसा कि उनसे पहले वाला छायावादी कवि या वो लौट कर आता था गाँव को बाहर से देख करके।
वो कहता है वो यहाँ उसे अनेक प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं चमारों, कहारों, धोबियों का नाच दिखाई पड़ता है, तो कहीं ग्राम देवता के सम्मुख उसकी श्रद्धा समर्पित जीवन पड़ता मिलता है। गांव में घुसते ही प्रगतिशील कवि अपनी वैयक्तिकता भूलकर गांव में रहने वाले तरह तरह के लोगों को देखता है और उनका चित्र उकेरता है। अहीर की निरक्षर लड़की चंपा, भोरई, केवट, प्राइमरी स्कूल के मास्टर दुखरन झा, चना चबेना खाने वाला चंदू और चित्रकूट के बोडम यात्री वगैरह वगैरह। यानी कि जो छायावाद का कवि जो दूर से देख करके गांव को केवल मुग्ध हो रहा है, तो ये प्रगतिशील कवि वो गांव के अंदर जा रहा है और अंदर जाकर के वो उन लोगों को देख रहा है, उनका नाचना गाना, और कैसे अपने लोकगीतों में कैसे वो जमींदारों पर कटाक्ष करते हैं, के ठाकुरों पर कटाक्ष करते हैं और कैसे अपना वो मनोरंजन करते हैं, वो सब चीज़ें वो देख रहे हैं। लेकिन वहाँ वो जो जातीय विषमता का दंश जो व्यक्ति झेल रहा है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। उस दंश को देखने की कोशिश वो कभी भी वो नहीं करता। तो इसलिए जो गांव है, उस गांव को उन्होंने देखा, अंदर घुस कर के देखा, लेकिन वो जो गांव अंदर से कितना आदमखोर है, उसी गांव के लोग, वही गांव वो कैसे आदमी को खा रहा है, उसको दलित कविता दिख रही है। दलित कवि मलखान सिंह की कविता जो सुनो ब्राह्मण में है, कविता संग्रह में, तो वो कहते हैं उस कविता में कि यकीन मानिए इस आदमखोर गांव में मुझे डर लगता है कि अभी बस अभी ठकुराइन इसी मैड चीखेगी, मैं अधसोच ही खेत से उठ जाऊंगा, कि अभी बस अभी हवेली घुड़केगी, मैं बेगारी में पकड़ा जाऊंगा, कि अभी बस अभी महाजन आएगा, मेरी गाढ़ी सी भैंस उधारी में खोल कर ले जाएगा, कि अभी बस अभी बुलावा आएगा, खुलकर खांसने के अपराध में प्रधान मुस्क बांध मारेगा, लदवाएगा डकैती में सीखचों के भीतर उम्र भर सड़ाएगा। ये दलितों की दशा है कि दलित को गांव आदमखोर लगता है, क्योंकि वहां उसको इस तरह की यातनाएं मिलती हैं कि उसके पास अपने खेत नहीं हैं, सोच करने के लिए दूसरों के खेतों में जाना पड़ता है, और वहीं कोई उसे गाली देकर जब गुड़कता है तो कई बार वो बिना सोच किए बीच में उठ जाता है, उस खेत से बाहर जाना पड़ता है। और कई बार जैसे कि वो चाहे वो बीमार है, चाहे उसके घर में कितनी तंगी, कोई परेशानी है, कुछ भी है, लेकिन जो ठाकुर है, जमींदार है, या जो भी कोई है, बड़ा किसान है, वो अपने खेतों में काम कराने के लिए, बेगारी कराने के लिए उसको घर से बुलाएगा, और नहीं जाएगा तो उनके साथ में अमानुषिक यातनाएं होंगी। और इसमें बड़ा प्रतीकात्मक का खुलकर खांसने के अपराध में, यानी खुलकर खांसने का भी अधिकार दलितों को नहीं है। ये इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि जो दलित समाज के जो लोग हैं, चाहे वो अपना नया घर बनवाना चाहते हैं तो वहाँ उस पर उन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ उनका करते हैं। कहीं वो अपना दलित दूल्हा घोड़े पर आज भी निकलता है, घोड़ी पर, तो वहाँ उसका विरोध किया जाता है, उसको नहीं निकलने दिया जाता। कहीं वो उनकी तरह नए कपड़े पहन के बहुत सी जगह पे, बहुत सारे गाँव में वो चप्पल पहन करके और साइकिल पर चढ़ करके नहीं निकल सकता। बहुत सी जगहों पर वो उनकी तरह पान नहीं खा सकता, उनके साथ चाय नहीं पी सकता उन्हीं जगहों पर, या कई जगहों पर वो चाय पीता है तो उनके कप अलग होते हैं, या कुल्हड़, या उन्हें वो अपने हाथ से खुद धोने पड़ते हैं, वो नहीं धोता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी हैं। तो ये इसमें जो गांव है जिस पर हम इतना गौरव कर रहे हैं, जिसके अंदर जाकर के सब सौंदर्य ढूंढ रहे हैं, उसी गांव में अजमेर सिंह काजल की भी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि गांव के दक्षिण में पोखर के पार से सटा यह डोमपाड़ा है। यानी कि वो गांव का हिस्सा नहीं होते, गांव में रह करते हुए भी दलित वो गांव का हिस्सा नहीं है, वो एक दक्षिण टोला होता है। गांव के दक्षिण में उनका अलग मोहल्ला या बस्ती या घर होते हैं। वो एक तरह के एक बहिष्कृत लोग हैं, बहिष्कृत समाज है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत पहले बहिष्कृत भारत करके अपना एक अखबार निकाला था, तो उन्होंने दलितों को, अछूतों को बहिष्कृत भारत कहा था कि भारत के अंदर एक बहिष्कृत भारत है। ये गांवों के अंदर एक बहिष्कृत गांव है, गांव का हिस्सा है,
कहने के लिए गांव का हिस्सा है, लेकिन गांव का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, उनकी बस्ती अलग है, एक अलग बिल्कुल गांव के दक्षिण में, सारा कुछ अलग है। और इस गांव को ये कहते हैं कि ओ, एक दूसरे एक कविता ने लिखा है ये कि ओ मेरे गांव, कोई भी हो चाहे नाम, पर काम हमेशा एक सा ही है। पिछली गुलाम सदियों की तरह आज भी सुख दुख ठीक वैसा ही है, जाति धर्म के खूंटे से बंधे हुए। यानी कि दलितों का दुख और सुख सब कुछ जाति और धर्म के खूंटे से बंधा हुआ है। धर्म और जाति, यानी कि जाति भी एक धर्म की व्यवस्था आजकल हो गई है, जिस तरह से जुड़ गई है वो। तो ये दोनों ने मिलकर के, धर्म ने और जाति ने, ये दोनों व्यवस्था ने मिलकर खूंटे से ऐसा निचोड़ दिया है दलित को कि उसके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है, कि वो जैसा पहले था ऐसा ही आज भी है। वो आज भी वो उसी तरह से वो अपना घुट करके वो महसूस करता है। दूसरी चीज इस गांव के बारे में, ये गांव पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो हमारे भारत की राष्ट्रीयता का जो विकास है वो गांव से निकलता है। उसकी सड़क है, उसका जो रास्ता, राष्ट्रीयता का वो रास्ता वो गांव से होकर ही जाता है। गांव में वो भावना आएगी, गांव में वो भावना विकसित हो जाएगी, वो समानता आ जाएगी, प्यार और सौहार्द आ जाएगा, लोग मिलजुल कर रहने लगेंगे, तो राष्ट्र में अपने आप वो सब चीज़ राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। लेकिन वही इसी चीज़ों को चूंकि गांव में नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको दलित कवि बहुत बेबाकी के साथ रेखांकित कर रहा है। वो बता रहा है कि देखो ये आपका कह रहा आईना होता है ना सच का, साहित्य, तो वो समाज को आईना दिखा रहा है कि देखो ये आपका सच है, ये आईना है, और अब आपके ऊपर है कि आप अपने चेहरे पे पड़ी धूल, आपके माथे पर पुती हुई कालिक इसे हटाते हो या नहीं हटाते हो, या इसी कालिक में, इसी गंदगी में, इसी कीचड़ में तुम पड़े रहते हो। वो उस कीचड़ समाज को दिखा रहा है, वो कालिक समाज को दिखा रहा है, वो धूल दिखला रहा है जिसमें वो लथा पता है भारत का समाज। मलखान सिंह की कविता में वो फिर कहता है, वो कहते हैं हमारे गांव में नम्रता जन की खास पहचान है और उद्दंडता हरि का बांकपन। ये हरिजन शब्द जो गांधी जी ने दिया उस पर भी बहुत बड़ा व्यंग है कि हरिजन, गांधी जी ने कहा कि हरि यानी ईश्वर के, ईश्वर की संतान है, लेकिन उसका ये संधि का, उसका जो विच्छेद करके उन्होंने जो किया है, और इसको तो एक बड़े उसके एक व्यंगात्मक लहजे में इसका नए अर्थ दे दिए हैं मलखान सिंह ने। वो कह रहे हैं हमारे गांव में नम्रता जन की खास पहचान है और उद्दंडता हरि का बांकपन। तभी तो वह बोहरे का लौंडा जो ढंग से नाड़ा भी नहीं खोल पाता, उसको दूर से आता देख मेरा बाबा कुंवरजू पांव लागू कहता है, और वह अशिष्ट अपना हर सवाल तू से शुरू करता है और तू पर खत्म करता है। ये गांव है कि जहां दलित यानी कि उसका बाबा, कवि कह रहा मेरा बाबा, यानी 60-70 साल का बूढ़ा भी उस छोटे से उस बच्चे को, जो उसका बोहरे का लौंडा जिसे कह रहे हैं कि वो ढंग से नाड़ा भी नहीं खोल पाता, उस बच्चे को भी उसे कहता है कुंवर जी पाँव लागे, उसे पाँव लागे बोलता है, और वो उसे चाचा, ताऊ, दादा कुछ ना कह के तू की भाषा में बोलता है। ये जो अपमानजनक रिश्ता है, अब इस रिश्ते को ये कैसे मानवीय कैसे बनेगा, प्रेम कैसे पैदा होगा, जहां समाज अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जहां ऐसी संस्कृति विकसित नहीं कर पा रहा है कि गांव में ही गांव के बड़ों को सम्मानजनक संबोधन दिया जाए, छोटों को प्यार का संबोधन दिया जाए, जहां इस तरह का लिहाज नहीं है, जहां इस तरह के नहीं है संस्कृति, तो वहां कैसा समाज बनेगा, कैसी राष्ट्रता विकसित होगी। तो ये समाज को आईना ये कविताएं ये दिखा रही है, दलित कवि ये दिखाता है। और जैसा मैंने कहा कि ये गांव में जिस पर हम कहते हैं गांव में नीम है, पीपल है, गोरैया है, बहुत कुछ है, हम लोग भी उसे जुड़ाव रखते हैं। आंगन में नीम के पेड़, उसकी छाया, उससे बैठने वाली पक्षी, उस पर गोरैया, आंगन में बिल्कुल अपनी सी, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह, बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारा सब जुड़ा रहता है। लेकिन जब उससे अलग हम जब समाज को देखते हैं और समाज का के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं वो के साथ में, तब एक दुख तड़प होती है। और उसमें फिर लगता है कि जो संघर्ष है एक दलित का व्यक्ति का,
वो एक अलग तरह का संघर्ष है। रोटी के लिए संघर्ष हर किसी व्यक्ति का हो सकता है, एक ब्राह्मण का भी हो सकता है, एक क्षत्रिय का भी हो सकता है, एक वैश्य का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है रोटी के लिए। और रोटी के लिए संघर्ष सब लोग कर रहे हैं यदि सभी लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी एक धरातल पर खड़े हैं, ऐसा नहीं है। रोटी से भी ज्यादा कुछ चीजें जरूरी होती है, रोटी से ज्यादा सम्मान जरूरी होता है, एक डिग्निटी जरूरी होती है, रोटी से ज्यादा जरूरी कभी कभी। जयंत परमार की एक कविता है, मेरी जंग रोटी के लिए नहीं, ये उसी कविता का शीर्षक है। इसमें वो कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारी बस्ती से बाहर जहां पर तुम हगते हो, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, दक्षिण टोला जो गांव से बाहर होता है और जहां से गांव खत्म होता है और जहां से वो अपने घूरे शुरू होते हैं, कूड़े बिटोड़े शुरू होते हैं, खेत शुरू होते हैं, और जहां से पूरे गांव के लोग आकर के अपने खेतों में हगते हैं, मूतते हैं, शौच करते हैं, ये वहां गांव बस्ती होती है। तो कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारी बस्ती से बाहर जहां पर तुम हगते हो, वहां पर टाट की मेरी झुग्गी है, कुएं से लेकर मंदिर तक तुमने बनाई हैं दीवारें, मनु की ऊंची दीवारें। मेरे हिस्से में तो मिला है जाति का अपमान और नफरत की आग, मेरी जंग है उसके खिलाफ जो रोटी से बढ़कर है। ये जो चीज है कि ये जाति का अपमान और जाति के कारण समाज को बांट देना, उसमें दीवारें खड़ी कर देना, और वो दीवारें इतनी ऊंची खड़ी कर देना कि वो एक दूसरे में वो लोग मिल ना सके, वो एक दूसरे से जुड़ ना सके। और वो कह रहे हैं कुएं से लेकर मंदिर तक। पहले कुएं सबके अलग अलग, दलितों के कुएं भी नहीं हो सकते थे। प्रेमचंद की कहानी हमने वो ठाकुर का कुआं वो पढ़ी है, वो उसी को लेकर ठाकुर का कुआं, दलितों के पास वही पोखर का पानी, गंदा पानी पीते हैं, साफ पानी पीने का उनके पास ना साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो वो कैसे उसको पिएंगे, कैसे सब कुछ करेंगे। तो लेकिन जो 1 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा, 1 मिनट, मैं दोबारा आता हूँ प्लीज।